नमस्कार। आज हम चीन की एक बेहद महत्वाकांक्षी वैश्विक पहल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हाँ हाँ, बीआरआई। हमारे पास इस पर यूपीएससी नोट्स से लेकर मतलब हाल के लेखों तक कई स्रोत हैं जी। और हमारा मकसद है बीआरआई की मुख्य बातें, इसका महत्व और इससे जुड़ी जो भी मतलब चुनौतियां हैं उनको समझना। बिल्कुल। इसे 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लॉन्च किया था। तब इसे शायद वन बेल्ट वन रोड या ओबोर कहते थे, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल, ओबोर। और ये नाम दरअसल इसके दो मुख्य हिस्सों से आता है। अच्छा। एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। ये जमीन के रास्ते चीन को मध्य एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व से जोड़ता है। ओके, जमीनी रास्ता। और दूसरा है 21वीं सदी का मैरीटाइम सिल्क रोड। मैरीटाइम मतलब पानी के जहाज बना। हाँ, जो चीन को दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक ले जाता है। और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। मतलब समझिए 150 से ज्यादा देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल हैं। 150 देश, ये तो बहुत बड़ा स्केल है। तो इतने बड़े पैमाने पर फैली इस परियोजना के पीछे चीन के इरादे क्या हैं? मतलब सिर्फ व्यापार बढ़ाना? नहीं नहीं, व्यापार और कनेक्टिविटी तो है ही, जाहिर है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, खासकर चीन के अपने जो कम विकसित पश्चिमी प्रांत हैं उनका विकास करना। लेकिन इसके पीछे कई गहरे भू राजनीतिक लक्ष्य भी हैं। अच्छा। जैसे वैश्विक मामलों में चीन का प्रभाव बढ़ाना। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिकी दबदबे को मतलब एक तरह से चुनौती देना। हाँ, ये तो रणनीतिक बात हुई। हाँ, और एक और अहम बात, चीन उन अहम समुद्री रास्तों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है जो संक्रह मतलब चोक पॉइंट्स, मलाक्का स्ट्रेट्स जैसे। बिल्कुल, जहां से उसका बहुत सारा व्यापार खासकर तेल वगैरह आता है। तो वो सुरक्षित वैकल्पिक व्यापार मार्ग बनाना चाहता है। समझ गए। बीआरआई के वो 5 स्तंभ भी बताते हैं: पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, हाँ ढांचागत जुड़ाव, फिर बेरोक टोक व्यापार, वित्तीय एकीकरण और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, पीपल टू पीपल कनेक्ट। ये लक्ष्य सुनने में तो बड़े प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है ना, क्योंकि बीआरआई को लेकर चिंताएं और आलोचनाएं भी कम नहीं है। सही कहा आपने। सबसे ज्यादा चर्चा तो कर्ज के जाल वाली होती है। ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या बला है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। आरोप ये लगता है कि चीन विकासशील देशों को बहुत भारी भरकम कर्ज देता है, ऐसी परियोजनाओं के लिए जिनकी शायद उतनी जरूरत न हो या जो आर्थिक रूप से व्यावहारिक न हो। और फिर जब वो देश कर्ज चुका नहीं पाते तो या तो उन्हें अपनी कोई कीमती संपत्ति जैसे कोई बंदरगाह चीन को सौंपनी पड़ती है, या फिर वो चीन के रणनीतिक दबाव में आ जाते हैं। श्रीलंका के हमनकोटा बंदरगाह का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, वो सबसे चर्चित मामला है जिसे 99 साल की लीज पर चीन को देना पड़ा। हालांकि देखिए, कुछ विश्लेषण ये भी कहते हैं कि ये मामला सिर्फ चीनी कर्ज का नहीं है। अच्छा। उन देशों की अपनी आर्थिक कमजोरियां, उनकी नीतियां, वो भी स्थिति को बिगाड़ने में भूमिका निभाती हैं। तो ये थोड़ा जटिल है। ये बात भी सही है। और कर्ज के अलावा संप्रभुता का मुद्दा भी तो है। हाँ, खासकर भारत के लिहाज से। निश्चित रूप से भारत की सबसे बड़ी आपत्ति चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक को लेकर है। हाँ, सीपेक, जो बीआरआई का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से गुजरता है। और भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। बिल्कुल सीधा उल्लंघन। और इसी वजह से भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर बीआरआई का समर्थन नहीं किया और इसके जो शिखर सम्मेलन हुए उनका भी बहिष्कार किया। समझ गया। और फिर पारदर्शिता की कमी का सवाल भी उठता है। हाँ, कहा जाता है कि कई बीआरआई समझौतों और परियोजनाओं में मतलब चीजें साफ नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिए जा रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है। जी, इससे भ्रष्टाचार और कुशासन की चिंताएं बढ़ती हैं। और पर्यावरण पर असर, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। हाँ, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। पर्यावरण पर और स्थानीय समुदायों पर क्या असर पड़ेगा, इसका सही आकलन होता है या नहीं, इस पर सवाल है। और अभी हाल में खबर आई थी कि इटली, जो G7 का सदस्य है, वो भी बीआरआई से बाहर निकलने का सोच रहा है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है कि शायद अब पहले जैसा उत्साह नहीं रहा कुछ देशों में। तो भारत का रुख तो साफ है कि वो इसके खिलाफ है संप्रभुता के मुद्दे पर। देखिए, भारत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का विरोधी नहीं है। वो चाहता है जुड़ाव बढ़े। हाँ, लेकिन ऐसी पहलों के जरिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, कानून का, वित्तीय स्थिरता का सम्मान करे। अच्छा। इसीलिए बीआरआई के जवाब में कुछ और पहले भी सामने आई हैं,
जैसे अमेरिका का PGI हाँ, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, और अभी जो घोषित हुआ भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर IMEC हाँ। और यूरोपीय संघ का ग्लोबल गेटवे, इन्हें एक तरह से BRI के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। ये दिलचस्प है, लेकिन इतनी आलोचनाओं के बाद भी क्या BRI के कुछ फायदे भी हुए हैं? क्या समर्थक कुछ सकारात्मक बातें बताते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सब नकारात्मक ही है। कई भागीदार देशों में कनेक्टिविटी तो बेहतर हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, व्यापार और निवेश भी बढ़ा है। आंकड़े देखें तो 2013 से 2022 के बीच BRI देशों के साथ चीन का व्यापार लगभग $19 ट्रिलियन तक पहुंच गया। 19 ट्रिलियन, हाँ। और विश्व बैंक का एक अनुमान कहता है कि BRI से सदस्य देशों में व्यापार प्रवाह 4% से थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। तो फायदे भी हैं। यानी ये एक बहुत ही जटिल बहुआयामी पहल है जिसके कई पहलू हैं। बिल्कुल सही। BRI एक विशालकाय परियोजना है। इसके गहरे भू राजनीतिक और आर्थिक मायने हैं। इसमें विकास की अपार क्षमता है, तो दूसरी तरफ कर्ज, संप्रभुता और स्थिरता से जुड़े गंभीर जोखिम भी हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वैश्विक व्यवस्था को कहीं ना कहीं नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा। इसका असर तो दिख रहा है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कुछ स्रोत इशारा कर रहे हैं कि BRI अब शायद बहुत बड़ी महंगी परियोजनाओं के बजाय छोटी लेकिन ज्यादा रणनीतिक परियोजनाओं पर ध्यान दे रहा है। ये एक नया ट्रेंड हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये बदलाव अगर हो रहा है तो आने वाले दशक में BRI के वैश्विक प्रभाव को कैसे बदल सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।